फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक टेबल में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, थोड़ा सा वो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल के कौन से बॉडी पार्ट्स क्या है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों को सीखेंगे। और फिर पीरियोडिक टेबल में जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनके ट्रेंड्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यही बात हमारा पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन उठता है कि पीरियोडिक टेबल हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, पीरियोडिक टेबल हमें बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस चीज को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो कोई पेरेंट है, ए एंड बी, हस्बैंड वाइफ है, एक इमेजिनेशन है। ठीक है, ए एंड बी हस्बैंड वाइफ है, इनके 3 बच्चे हैं, डी कुछ ले लीजिए, A1, A2 और एक और है B1। A प्लस B पेरेंट्स हैं जिनके A1, A2 एंड B1 बच्चे हैं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये तीनों के सारे लक्षण प्रॉपर्टीज एक जैसे हो सकता है। ये थोड़ा शरारती हो, ये थोड़ा शाई हो, शर्मिला हो, ये थोड़ी लड़ने वाली बच्ची है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इन सबके प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ रिलेशन भी है कि ये तीनों एक ही पेरेंट से के डॉटर एंड सन। लेकिन ठीक है, इनके भी कुछ प्रॉपर्टी इनमें आएंगे और इनमें भी कुछ प्रॉपर्टी आपस में कॉमन रह सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज इनके डिफर भी कर सकते हैं। अब ई पेरेंट को जब बच्चे को ब्रिंगिंग अप करते हैं, बड़े करते हैं, तो इन पेरेंट को ये पता हो जाता है कि इन तीनों में A1 ही शरारती है। उनको ये भी पता हो जाता है कि A2 शर्मिला है। उन गार्जियन को ये भी पता रहता है कि B1 हर चीज में दूसरे से लड़ जाती है। ये इनके जो प्रॉपर्टीज है, ये लोग ऑलरेडी इनके बारे में जान रहे हैं। ये 3 हैं, इनके प्रॉपर्टीज को ये लोग जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनको याद भी रहता है। अब सोच कर देखिए कि अगर मैं इमेजिनेशन के लिए कह रहा हूं, अगर इन पेरेंट्स के 100 बार बच्चे होते, 100, ठीक है, तो कोई शरारती होता, कोई ज्यादा शरारती होता, कोई लड़ने वाली होती, कोई ज्यादा लड़ने वाली होती, कोई शर्मिला होता, कोई कम शर्मिला होता, कोई ज्यादा शर्मिला होता, कोई मेहनती होता, कोई कामचोर होता, है ना। ये सभी डॉटर एंड सन जो इनके होंगे उनके प्रॉपर्टीज हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इनको हमेशा इन 100 जो बेटे बेटियां हैं, इन सभी के प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली इनको याद रहे कि ना वो है ना उसमें तो थोड़ा सा ये है, वो है ना उसमें तो थोड़ा सा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और मैक्सिमम आप अगर याद भी रख पाएंगे तो उनके एक प्रॉपर्टी को आप याद रख पाएंगे। समझ गए? इसलिए अक्सर ये भूल जाते हैं इनके बारे में। अगर इनके 100 बाल बच्चे हुए तो ये अक्सर भूल जा रहे हैं कि तो शर्मिला वो था कि ये था, लड़ने वाली वो थी कि ये थे। ये लोग अक्सर भूल जा रहे हैं। एग्जैक्टली यही चीज पीरियोडिक टेबल में होता है। पीरियोडिक टेबल में भी जब शुरुआती में जब कम एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, 10, 20, 40, जब कम एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, उस समय उनके प्रॉपर्टीज भी, उस समय डेवलपमेंट भी केमिस्ट्री में बहुत कम हुआ था। तो किसी एक एलिमेंट के बारे में जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो उस समय जानते थे वो भी बहुत कम जानते थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बहुत कम थे। तो चीजें जुबानी हमें उंगलियों पर याद रहते थे कि ये एलिमेंट है, इसका प्रॉपर्टी ये होता है और ये होता है, बस ये वाला एलिमेंट है, इसका प्रॉपर्टी ये होता है और ये होता है। ये बहुत सिंपल था।
लेकिन जैसे जैसे समय बीता नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी डिस्कवरी जो है उनका बढ़ा, और इसके साथ साथ जो एलिमेंट्स पहले से भी मौजूद थे उनके बारे में भी हम और ज्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में हमें नए नए रिसर्च से जानकारियां, इंफॉर्मेशंस मिलते चले गए। समय बीतने के साथ ये काफी डिफिकल्ट होने लग गया उन सभी एलिमेंट्स के सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ ध्यान रखना, यूज करने के लिए। और तब हमें महसूस हुआ कि क्यों न हम ऐसा करें कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम एक साथ कर दें और ऐसे ऐसे करके इनका ग्रुपिंग जैसा कुछ कर दें, ताकि हमें ये चीज ग्रुप वाइज ही हमें याद करना होगा कि इस ग्रुप का ये मेंबर है ना, तो इसमें ये प्रॉपर्टी होगा, ये प्रॉपर्टी होगा, ये प्रॉपर्टी होगा, और वो एलिमेंट उस ग्रुप का है तो उसमें ये प्रॉपर्टी होगा, ये प्रॉपर्टी होगा, ये प्रॉपर्टी। ये इसी के कारण ग्रुपिंग करने की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है। और इसीलिए पीरियडिक क्लासिफिकेशन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा सा हम लोग इन सब के हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में। As more and more number of elements were discovered, it became increasingly difficult to study. Then उनको स्टडी करना डिफिकल्ट हो गया, and a strong need of classification of elements was felt. और उतने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन करना जरूरी है ऐसा महसूस होने लगी। Towards classification of elements, some contribution was made by several scientists, which is quite appreciable. कुछ साइंटिस्ट ने अच्छे अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए और इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पर हम और आगे बढ़ते चले और लास्टली हमें मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट में सबसे पहले जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा वो डबर्नर का। डबर्नर ने अपने लॉ ऑफ ड्राइड्स दिया। उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज के बीच में उन्होंने कुछ रिलेशन पाया। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड द प्रॉपर्टी, इनमें कुछ रिलेशन पाया और उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। लेकिन जो ग्रुप बनाया गया उसमें केवल 3 एलिमेंट्स को रखे गए। किसी भी ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को रखा गया और इस ग्रुप को ट्राइड कहा गया। क्या कहा गया उसको? ट्राइड कहा गया। तो उन्होंने जो ग्रुप बनाया उसमें कुछ बात उन्होंने देखा। सबसे पहला बात उन्होंने ये देखा कि उस ग्रुप का जो एक एलिमेंट है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास रिमेनिंग 2 के एटॉमिक मासेस के एवरेज के बराबर होता है। इसका मास, एटॉमिक मास इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा। इसका एटॉमिक मास इन दोनों के एवरेज के बराबर आपको होगा। जैसे इसको देख लीजिए, इनका एवरेज निकाल लीजिए। 7 प्लस 39/2 कितना हो जाएगा? 46/2 यानी कि 20, ठीक है। इसका निकाल लीजिए 40 प्लस 137/2 कितना हो जाएगा? 20 प्लस, या पहले आप ऐड कर लीजिए, पहले ऐड कर लीजिए 177/2 कितना हो जाएगा? 8.885 अप्रोक्सीमेटली इक्वल। इसमें भी देख लीजिए 32 प्लस 127/2 इज इक्वल टू 4, 0, ये गलत लिख दिए हैं। 32 प्लस 127, 2 and 7 9, 3 and 2 5, 1/2 कितना हो जाएगा? 79.5।
दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिला कि उन्होंने जो एक ट्राइड बनाया, एक तरह का उन्होंने जो ट्राइड बनाया, उसमें किसी एक मेंबर का एटॉमिक मास रिमेनिंग मेंबर के एटॉमिक मासेस के एवरेज के बराबर। ये भी एग्जांपल, ये भी एक दो और भी इस तरह के। ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने ये भी एक खासियत देखा कि अगर इस तरह के ट्राइड को देखा जाए तो इनकी प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन पाया जाता है। इनके प्रॉपर्टीज में क्या पाया जाता है? ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज पाया जाता है। ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टीज यहां से यहां जाने पर या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, या तो इंक्रीज करेगा, आगे मान लीजिए कि आप जाते हैं तो कोई प्रॉपर्टी या तो बढ़ेगा और बढ़ेगा या तो घटेगा और घटेगा, यहां भी यहां भी यहां भी। कोई गिवन प्रॉपर्टी या तो बढ़ते जाएगा या तो घटते जाएगा, इसी को कहते हैं ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी। इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है। He found the group of three elements called triads having similar properties. The triad in which atomic weight of one element is the average of other two and observed the gradation in properties of the elements of the triads. तो कुछ एग्जाम्पल आप इससे चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे तरह का भी ट्राइड उन्होंने दिया था, जिसमें ट्राइड में गिवन जो तीन एलिमेंट्स हैं, इन तीनों के एटॉमिक मासेस नियरली सेम होते हैं। तो इन तीनों के एटॉमिक मासेस नियरली सेम होते हैं, तो इनके प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट आसपास ही पाए गए, वेरी क्लोज टू ईच अदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ये है, एक दूसरा एग्जाम्पल आपका ये है। ठीक है, ऑस्मोनियम है, इरिडियम है, प्लेटिनम है। तो एक ऐसा ट्राइड जिसके एलिमेंट के एटॉमिक मास आपको आसपास हैं, तो उनके प्रॉपर्टीज भी नियरली सेम पाए जाते हैं। यहाँ भी ये ट्रू है और यहाँ भी ये ट्रू है। ठीक है, द ट्राइड इन विच थ्री एलिमेंट्स हैं नियरली सेम एटॉमिक वेट एंड द एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से गवर्नर का जो ट्राइड था वो आपका उन्होंने जो दिया। लेकिन इसमें एक दो बात हमें ये जानना होगा। सबसे पहली बात कि इनके ट्राइड का एक बहुत बड़ा डिमेरिट था। वो डिमेरिट ये था कि इनके समय जब इन्होंने थ्योरी दिया था तो इनके समय में बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, लेकिन इन्होंने कुछ ही एलिमेंट्स को अपने ट्राइड में शामिल किया था और बाकी एलिमेंट्स को इन्होंने छोड़ दिया था, जिसके बारे में इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। क्लासिफिकेशन जब आप करोगे तो आपके समय में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है सभी को ना आपको क्लासिफाई करना होगा। तो ये एक इनका बड़ा डिमेरिट है। ठीक है, all the elements discovered by that time were not classified according to this rule. Some were left. Some were left. ये सबसे बड़ा आपको डिमेरिट उन्होंने जो दिया अपने, वो उनका डिमेरिट रह गया सबसे बड़ा। ठीक है, पॉजिटिव क्या था उनके थ्योरी में? ट्राइड पहला देखिए, जहां एटॉमिक मास अगर डिक्रीज करता है ट्राइड में या इंक्रीज करता है तो प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ये पहला ट्राइड में। ठीक है, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज पाया गया। अगर मास डिक्रीज कर रहा है तो प्रॉपर्टी भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। और दूसरे ट्राइड में कहा गया कि मास अगर नियरली सेम है तो प्रॉपर्टी भी नियरली सेम होंगे। इन दोनों को अगर एक साथ देखा जाए तो ये एक चीज समझ में आने लगा था लोगों को कि नहीं, एलिमेंट्स के
प्रॉपर्टीज का उसके एटॉमिक मासेस के साथ कुछ न कुछ रिलेशन है, इतना यहां से पता चलेगा। तो पॉजिटिव क्या था इसका, देयर इज अ रिलेशन between there is a relation between properties and atomic masses of the elements। ये उस समय तक क्लियर हो गया था कि एटॉमिक मास जो एलिमेंट्स के होते हैं और उनका जो प्रॉपर्टीज होता है, इनके बीच में कुछ रिलेशन है, जरूर है। ठीक है, ये आपको है सेकेंड जो कंट्रीब्यूशन था वो इनके द्वारा किया गया था, डी कैंकोटिस द्वारा किया गया था। इसको टेल्यूरिक हेलिक्स के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया कि एक सिलेंडर लिया। क्या लिया उन्होंने, एक सिलेंडर लिया। इस सिलेंडर पर उन्होंने इस तरीके से, ये देखिए मैंने यहां दिखाया है, इसके पूरे पेरीफेरी में सभी जगह इस तरह से करके लाइन खींचा, और वो लाइन जो थे वो टोटल 16 नंबर्स में थे। कितने नंबर्स में थे, टोटल 16 नंबर्स में आपको थे। ठीक है, तो एक उन्होंने हेलिकल सिलेंडर लिया, एक उन्होंने हेलिकल सिलेंडर लिया, स्पाइरल पाथ ऐसे ऐसे, हेलिकल ऐसे ऐसे, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग उसी तरह से ऐसे, और उसी में चारों तरफ से टोटल 16 लाइंस आपको खींच दिए गए। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक हेलिकल सिलेंडर पर 16 लाइन को उन्होंने अलग अलग सरफेस पर खींच दिया। ठीक है, ऐसे, और उसके बाद उन्होंने हर एक एलिमेंट को प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। एलिमेंट को उन्होंने प्लेस करना स्टार्ट किया। जैसे किसी एलिमेंट का मास आए तो एक को यहां रख दिया जाए, अगला का एटॉमिक मास ज्यादा है, इससे इमीडिएट ज्यादा है तो यहां रख दिया जाए, अगला का इमीडिएट ज्यादा है तो यहां रख दिया जाए, अगला का इमीडिएट ज्यादा है तो और आगे, समझ गए। ऐसे ऐसे करते हुए इस तरह से यहां, फिर यहां, यहां, इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां यहां यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, इस तरह से करते हुए एलिमेंट को अरेंज कर दिया। तो यहां से स्टार्ट करके जब आप एक बार घूम करके यहां आते हैं तो यहां से यहां तक में टोटल 16 बार लाइन आएगा, और आपको 16 एलिमेंट यहां पे अरेंज किया। उन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक डिस्कवर्ड था, उन्होंने इसी को हेलिकल पाथ पर सभी को अरेंज कर दिया। अब किसी भी एक हेलिक में ऐसे जाके यहां आने तक में 16 एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया। उन्होंने क्या पाया, he observed that elements which differed from each other in atomic mass 16 or in multiple of 16 fell in a vertical line from center of the spiral। उन्होंने क्या पाया कि जितने भी एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास 16 से डिफर करता है, ठीक है, वो एक ही लाइन में आपको गिरते चले गए। ठीक है, जिसका जिन दो एलिमेंट का एटॉमिक मास 16 से डिफर करता है, वो एक ही वर्टिकल लाइन पर अलग अलग लेयर में आ जाता है। ठीक है, he observed that elements which differed from each other in atomic mass 16 or in multiple of 16 fell in a vertical line from center of the spiral। The elements in a vertical line show similar properties। और उन्होंने ये पाया कि पहली बात कि जितने भी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास 16 से डिफर कर रहा था, वो सारे एक लाइन में आते हैं। इन दोनों में 16 का डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है, 48 का डिफरेंस है, 64 का डिफरेंस है।
जितने भी एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया गया। ये भी पाया गया कि एक लाइन में लाई करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास 16 या 16 के मल्टीपल में डिफर करता है। और एक बड़ा चीज इसमें यह पाया गया कि इन सभी एलिमेंट जो एक लाइन में लाई करते हैं उनके प्रॉपर्टीज भी सिमिलर पाए गए। किसी दूसरे लाइन में लाई करने वाले सभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर पाए गए। तीसरे लाइन में लाई करने वाले सभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर पाए गए। इस तरीके से इसको डेवलप किया गया। ठीक है, इसी को देखने से हमें एक चीज समझ में आता है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन की जरूरत है ना। ये आपको भी लगेगा कि यही से लगता है कि आया है। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड का ये कहना था कि अगर जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक डिस्कवर्ड थे, अगर उन सभी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर दिया जाए तो हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच कर जाए। म्यूजिक सिस्टम में सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह से चलता है। तो वहां भी हर 8th म्यूजिकल नोट जो होता है वो आपका सेम हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह का चीज यहाँ पर भी पाया गया। जबकि बाद में जब नोबल गैस डिस्कवर हुआ तो फिर ये कहा जाने लगा कि हर 8वां नहीं, हर 9 में हर 9th एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करते हुए पाया गया आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ द नोबल गैस इन हिज टेबल। He suggested that if elements are arranged in the increasing order of atomic weight, then every 8th element was found to have similar properties like in music, where every 8th musical note, यहाँ नोट होना चाहिए आपको, is the repetition of first. However, after the discovery of the noble gas, not every 8th element, but every 9th element had similar properties. देखिए कैसे, सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा आता है, फिर सा रे गा मा, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह से कहा गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 जब करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब फिर से ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। अभी तक जो आपको जानकारी है, अभी तक जो 8 9 10 क्लास में भी आप पढ़े होंगे, उसमें भी देखिए क्या लिथियम के नीचे सोडियम है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है। आप ऑलरेडी जानते हो कि इनके प्रॉपर्टीज आपस में बहुत सारे मैच करते हैं, है ना, ऐसा आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, इसके बाद कंट्रीब्यूशन लूथर मेयर का काफी सिग्निफिकेंट रहा। इन्होंने क्या किया कि इनके समय में, ये 2 लोग हैं, इनके समय में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उनके एटॉमिक वॉल्यूम और उनके एटॉमिक वेट को लेते हुए हम लोग नई ग्राफ खींचते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर 2 1 कोई पॉइंट है या 1 2 कोई पॉइंट है तो यहाँ कुछ प्लॉट करते हैं ना। उसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स उनके टाइम पे डिस्कवर्ड थे उन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम को वाई एक्सिस और एटॉमिक वेट को एक्स एक्सिस पर लेते हुए प्लॉट किया गया। उनको प्लॉट मैंने उनको डॉट 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 से दिखाया गया और उसके बाद उसको फ्री हैंड से एक कर्व ड्रॉ कर दिया गया। फ्री हैंड से कर्व को ड्रॉ किया जाता है तो फिर कर्व में कुछ बात ऑब्जर्व किया गया, वो ये कि वैसे एलिमेंट्स जिनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं वो कर्व पर सिमिलर पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं। जैसे अल्कली मेटल्स देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ये आपको सभी जगह कर्व के पीक पॉइंट को ऑक्युपाई किए। ठीक है, अब आप ये चीज देखिए कि हैलोजेंस जो होते हैं, फ्लोरीन, ये देखिए फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं में था, आयोडीन। आप देख सकते हैं कि असेंडिंग पार्ट तो कर्व का है सभी जगह, उसके मिडवे पोजीशन को हैलोजन ने ऑक्युपाई किया, ठीक है। इसी तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है वो मिडवे ऑफ डिसेंडिंग पार्ट को, ये देखिए डिसेंडिंग पार्ट के मिडवे पोजीशन को ऑक्युपाई किया हुआ है। इसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो बॉटम पॉइंट को ऑक्युपाई किए हुए हैं। यहां पर भी आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाएंगे। तो इससे भी एक कुछ हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है, ये इन्फ्लुएंस मिलता है कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले कुछ एक दूसरे से मैच जरूर करते हैं, ठीक है। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले कुछ एक दूसरे से एटॉमिक मास या वॉल्यूम इन तरीकों से जब देखा जाए तो एक दूसरे से मैच जरूर करता है, ठीक है। तो हमने जो सीखा उसको थोड़ा नोट भी कर लिया जाए। उन्होंने क्या क्या किया था जो मैंने अभी आपको बताया। He suggested that if elements are arranged in the increasing order of atomic masses, properties, mainly physical, repeat after regular intervals. He plotted the atomic volume of the elements versus atomic weight and observed that the elements of similar properties occupy similar positions on the curve. इसी चीज को वहां पर नोटिस किया। कुछ बात था जो मैंने अभी बताया। Alkali metals occupy the upper peak of the curve. Bottom peaks are occupied by the transition metals. Alkaline earth metals, calcium, beryllium, magnesium जो होता है, occupy positions near the midway or descending portion of the curve, and halogens occupy positions near the midway of ascending portion of the curve. ये सब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। केवल इन्हीं सब बातों को आप इस थ्योरी के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या है कि मेंडलीव वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द पीरियोडिक टेबल इन टैबुलर फॉर्म। एक टेबल में बना करके सबसे पहली बार इन्होंने ही दिया था, ठीक है। इनका बेसिस जो था, एलिमेंट्स को अरेंज करने का बेसिस इनका भी एटॉमिक मास ही था। अभी इसके पहले भी जितने भी हम केसेस पढ़े हैं उन सभी केसेस में भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पर ही अरेंज किया जा रहा था। इन्होंने भी वही चीज किया, ठीक है। इनके मॉडर्न पीरियोडिक, इनका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को ये कहता है कि फिजिकल, इन्होंने एक लॉ दिया था कि physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic masses। जिसका मतलब ये होता है कि physical and chemical properties, if you arrange all the elements discovered by them in the increasing order of their atomic masses and try to look their properties, you will find a trend जैसे कि after regular interval of masses you will get the repetition of same physical and chemical properties, ठीक है। एक बराबर एटॉमिक मास के अंतराल पर आपको उसी प्रॉपर्टीज के, उसी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के आपको फिर से एलिमेंट मिलेंगे। इसी को हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं, ठीक है। इन्होंने जो टैबुलर फॉर्म अरेंज किया था उसका कुछ मेन फीचर ये था कि इन्होंने कुछ कॉलम्स दिए थे, वर्टिकल कॉलम्स। जो वर्टिकल कॉलम्स दिए थे वो टोटल 8 नंबर में थे, जिसको इन्होंने ग्रुप कहा था। आज भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुप नाम इन्हीं का भी था। तो 8 ग्रुप्स थे जो कि नोबल गैस के डिस्कवरी के बाद आपको लाइन हो गए। इसी की तरह इनके पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? पीरियड्स कहते हैं। तो ये इनके जो पीरियोडिक टेबल थे उनके कुछ मेन फीचर्स, ठीक है। इनके पीरियोडिक टेबल के, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के भी कुछ अच्छे डिबेट्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स उस समय थे उन सभी एलिमेंट्स को उन्होंने
he arranged the elements in the increasing order of their atomic mass and corrected atomic mass of many elements based on the properties. उन्होंने प्रॉपर्टीज को भी बहुत तवज्जो दी, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक डिस्कवर्ड थे, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक डिस्कवर्ड थे, ऐसे ही मैं समझा रहा हूं, उनको उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर दिया। जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक डिस्कवर्ड थे, उन सभी को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज कर दिया। इसके बाद उन सभी के प्रॉपर्टीज को उन्होंने नोट किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब सभी का प्रॉपर्टी वहां पर लिखा हुआ था, तो सभी के प्रॉपर्टी को 1 by 1 पढ़ना स्टार्ट किया। उनको कहीं पर अगर ऐसा महसूस हुआ कि अरे यहां से जब हम यहां गए तो किसी प्रॉपर्टी में सडन बहुत बड़ा चेंज हो गया, अगर उनको कहीं पर महसूस हुआ कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में गए और फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में ड्रास्टिक चेंज हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन चेंज हुआ है, तो उनको लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई एक या दो एलिमेंट मिसिंग है जो अभी तक डिस्कवर्ड ही ना हुआ, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने प्रॉपर्टीज को भी अच्छा खासा वेटेज दिया, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब वो प्रॉपर्टीज को स्टडी करने लगे तो उनको पता ये चला कि जैसे मान लिया जाए कि ये लिथियम है, ये लिथियम है और ये आपको बोरॉन है, और बेरिलियम कहीं यहां रखा हुआ था। क्योंकि बेरिलियम का उस समय एटॉमिक मास 13 हुआ करता था। बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना हुआ करता था, इनके पहले 13 दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास जब देखा जाए तो बेरिलियम इन दोनों के कहीं आगे जाकर के आता था पहले, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। क्योंकि एटॉमिक मास बेरिलियम का लिथियम और बोरॉन से ज्यादा असाइन किया हुआ था इनके पहले, तो इसीलिए बेरिलियम लिथियम और बोरॉन के बाद आता था। लेकिन जब फिजिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने क्लोजली वॉच किया तो उनको लगा कि ये बेरिलियम इन दोनों के बीच में रख करके गड़बड़ी किया हुआ, समझ रहे हैं कि इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी नियरली बने वेरी क्लोज है, लेकिन बीच में आ करके इन दोनों के बीच के प्रॉपर्टी को गड़बड़ा दे रहा है। तो उनको ये लगा कि बेरिलियम कहीं गलत जगह पर तो नहीं रखा गया है, और इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसका जो प्रॉपर्टी था वो कुछ इन दोनों के बीच में आता है। और इन्होंने ये किया क्या कि बेस्ड ऑन दियर प्रॉपर्टी उन्होंने इस एलिमेंट को इन दोनों के बीच ले आया। अब प्रॉपर्टी वाइज अगर देखा जाए तो बेरिलियम का प्रॉपर्टी लिथियम और बोरॉन की प्रॉपर्टीज के कुछ बीच में लाई करता है, ये सही हो गया। लेकिन एटॉमिक मास इसका 13 हुआ करता था, तो उन्होंने बेरिलियम के एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया और उसको 9 कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, 9। अब बेरिलियम आपको इन दोनों के बीच में एटॉमिक मास भी उसका लाई करता है और प्रॉपर्टीज भी इन दोनों के बीच में लाई करता है। कितना अच्छा बात हो गया। इसी चीज का लिखा हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम was corrected to be 9, which was earlier considered to be 14, and accordingly beryllium was placed at its correct position between lithium and boron. ये एक मेरिट साइन था जो आज तक गलत साबित नहीं हुआ। दूसरी बात, इनका एक और पीरियोडिक टेबल का मेरिट ये था कि कुछ कुछ जगह पर इनको ऐसा महसूस हुआ कि एक जगह से जब दूसरे जगह एक एलिमेंट से जब अगला एलिमेंट जाते हैं तो हमें प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा चेंज नजर आता है। तो उन्होंने ऐसा सोचा
कि बड़ा चेंज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच का एक सीढ़ी ही गायब हो, इन दोनों के बीच एक और स्टेप होना चाहिए था, एक और एलिमेंट होना चाहिए था, वो नहीं है। इसलिए यहाँ से हम डायरेक्टली मूव करते हैं तो हमें लार्ज चेन दिखाई दे रहा है। और ऐसे कुछ जगहों पर उन्होंने खाली जगह छोड़ दिया था और बाद में उन सब जगहों पर अप्रोप्रिएट एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए और उनको आज वहां पर लिखा गया है और एक्सेप्ट भी किया गया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जिसे he left vacant spaces in his periodic table for the elements which were not discovered that time. He named these elements as Eka aluminium and Eka silicon. Later, these elements were discovered and named as gallium and germanium, respectively. और आज भी एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे जब आप पीरियोडिक टेबल में देखने जाएंगे तो आपको गैलियम और जर्मेनियम आपको मिलता है। ठीक है, तो ये उनके पीरियोडिक टेबल का खासियत था जो हम आज यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिमेरिट्स तो कहिए तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कई सारे डिमेरिट्स हैं, देयर आर सेवरल डिमेरिट्स, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके ये है कि पोजीशन जो हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन की कई प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के साथ मैच करती है और उसी हाइड्रोजन की कई प्रॉपर्टी हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के भी साथ मैच करते हैं। सवाल ये उठता है कि हाइड्रोजन को सोडियम वाले ग्रुप में रखें कि क्लोरीन वाले ग्रुप में रखें। ठीक है, इस तरीके से ये जो एम्बिग्विटी है, ये कंफ्यूजन जो आज तक परसिस्ट करता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इस बात को क्लियर नहीं किया जा सका है कि हाइड्रोजन एग्जैक्टली किस ग्रुप का मेंबर है। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टेन एज इट कुड बी प्लेस्ड अलोंग विद अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस। दिस प्रॉब्लम परसिस्ट इवन टुडे इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनके प्रॉपर्टीज आपस में एकदम नहीं मैच करते थे, लेकिन रूल के हिसाब से, इनके रूल के हिसाब से वो सेम ग्रुप में फॉल कर गए, सेम ग्रुप में आ गए। जैसे कि आप देखिए, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो होता है इनको अल्कली मेटल के साथ रख दिया गया, जबकि इनके बहुत सारे प्रॉपर्टी मैच नहीं भी करते। और दूसरा चीज आप देखिए, मैग्नीज को हैलोजन के साथ रख, मैग्नीज को किसके साथ रख दिया गया? हैलोजन के साथ रख दिया गया। ठीक है, तो सम एलिमेंट्स ऑफ डिसिमिलर प्रॉपर्टी were placed in the same group and resembled little in properties. Copper, silver and gold were placed along with alkali metals and manganese was placed in halogens. ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या सीखेंगे हम लोग? मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।